हेलो बच्चों, एम स्क्वायर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स बुक के सॉल्यूशन करेंगे। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के सॉल्यूशन करेंगे। अपने फर्स्ट चैप्टर का नाम है अध्याय फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं। फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। चलो पहले थोड़ी संख्याओं के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो संख्याएं आई उनका नाम था प्राकृत संख्या। क्या नाम था? प्राकृत संख्याएं। इंग्लिश में उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृत संख्याओं को n से डिनोट करते हैं और ये 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाती है। अनंत तक मतलब इनका कोई अंत नहीं। इसके बाद अगली जो संख्याएं इंट्रोड्यूस हुई या फिर अगली जो संख्याएं आई उनका नाम है पूर्ण संख्या। इंग्लिश में इनको होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर है इसलिए इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम प्राकृत संख्याओं में एक जीरो और शामिल कर लें, मतलब प्राकृत संख्या क्या 1 2 3 4 है, इसमें मैंने क्या लिख दिया, एक जीरो और लिख दिया, तो ये सभी संख्याएं क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? हाँ, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या कौन सी 1 2 3 4 वो सभी पूर्ण संख्याओं में आ रही है। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जीरो आ रहा है लेकिन प्राकृत संख्याओं में एक संख्या जीरो नहीं आ रही। फिर इसके बाद आता है अपने पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं या केवल पूर्णांक भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इंग्लिश में इसको इंटीजर्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो पूर्ण संख्या थी, पूर्ण संख्या क्या थी? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या मतलब प्राकृत संख्या क्या है? 1 2 3 4 5, इनके ऋणात्मक मतलब माइनस वाली संख्या है, जैसे -1 -2 -3, इनको भी शामिल कर दिया तो ये सभी जो संख्याएं बनाएंगी इनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी किसी बुक में इसको आई की जगह जेड भी लिखा हुआ है। तो तीनों संख्याएं समझ में आ गई? प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं के बाद अपने जो चौथे नंबर की संख्याएं आती है वो होती है परिमेय संख्याएं। क्या होती है? परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्याओं में क्या होता है? रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं में क्या होता है, इनको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और p और q पूर्णांक होने चाहिए। जैसे जिन संख्याओं को p बटेवा q के रूप में लिखा जा सके तथा p व q पूर्णांक हो और q का मान 0 ना हो, q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उनको क्या कहेंगे हम? परिमेय संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2/3/2, 5/7, -2/5, -8/7, 3/-5, ये सभी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या। क्योंकि इनको देखो p बटा q के रूप में है ये सभी संख्या। ठीक है, और p और q सभी क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो p और q देखो, यहाँ पर p का मान क्या है? 3, यहाँ पर q का मान 2, 3 और 2 दोनों पूर्णांक संख्या। सेम टू सेम सभी में ही पूर्णांक संख्या प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। इसके साथ के साथ जीरो। अब 0 p बटा q के रूप में ही है। कैसे? 0 के नीचे कुछ नहीं तो 0 बटे 1 लिख सकते हैं।
तो ये क्या हो गया, p बटे व q रूप में हो गया। जैसे 2, ये भी p बटा q के रूप में, 2 के कोई नीचे कुछ नहीं तो 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्याओं के अंदर सभी प्राकृत संख्याएं भी आ गई, सभी पूर्ण संख्याएं भी आ गई और सभी पूर्णांक संख्याएं भी आ गई, साथ के साथ ये जो बटेर वाली संख्या होती है ना, ये सभी की सभी भी आ गई। एक जैसे मैंने लिख दिया 1/0, ये पूर्ण संख्या सॉरी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि बटे हम क्या 0, और मैंने क्या लिखा कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाली संख्या का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ये अपने परिमेय संख्या नहीं है। इसके बाद 5th नंबर पे आता है अपने अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अब जो परिमेय संख्या की डेफिनेशन थी उसका अपोजिट कर लो, ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके और p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उन संख्याओं को अपन क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसके उदाहरण देख लो, डेफिनेशन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, परिमेय है ना, उसकी अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डेफिनेशन है इसकी। इसमें क्या होगा, जैसे अपने रूट वाली संख्या है, जैसे मैंने लिख दिया √2, √3, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, इनको p बटा q के रूप में नहीं लिखते। तुम बोलोगे जैसे इसके बटे में 1 लिख सकते, लेकिन √2 ये तो पूर्णांक है ही नहीं ना, p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक, तब वो परिमेय होता, लेकिन पूर्णांक नहीं है तो वो क्या बन गया, अपरिमेय। आगे लिखा मैंने जैसे √4, अब लेकिन √4 अपरिमेय नहीं है, कारण क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होती है 2, अब 2 क्या है, परिमेय संख्या, ये लिख रखा है अपन ने, ठीक है, तो ये अपने परिमेय संख्या नहीं होती। और इसके अलावा पॉइंट की ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, अनवसानी अनावर्ती या फिर अशांत अनावर्ती हो, जैसे मैंने लिखा 2.01 001 0001 00001 ... इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। अशांत का मतलब ये शांत नहीं होगा, पॉइंट के बाद संख्याएं आती जाएगी। अनावर्ती का मतलब कोई रिपीट नहीं होगी, जैसे यहाँ पर देखो 01 आया, यहाँ पर क्या गया 001, रिपीट थोड़ी हुआ, ये तो 01 है, ये 001 है, 0001 है, ये 4 बार 0 फिर 1 है, ये रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये इस प्रकार की संख्याएं भी क्या होती है, अपने अपरिमेय संख्याएं। एक और एग्जांपल लिखना चाहे तो 3.12 120 1200 12000, ये सभी भी क्या होती है अपने, ये भी देखो अशांत अनावर्ती है। अशांत इसलिए क्योंकि पॉइंट के बाद संख्याएं आती जा रही है, अनावर्ती इसलिए ताकि रिपीट है नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पर देखो 12 है, यहाँ पर क्या रहा है 120, यहाँ पर क्या रहा 1200, यहाँ पर आ रहा 12000, ... ऐसे ही आते जाएगा। इसके अलावा एक और बढ़िया फेमस परिमेय संख्या है पाई, अपरिमेय। अब पाई भी क्या है, ध्यान रखना, अपरिमेय। अब यहां पर देखो 22/7 क्या है, परिमेय। याद रखना पाई तो होती है अपरिमेय और 22/7 होती है परिमेय। अब ऐसा क्यों, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय एक दूसरे के कभी बराबर नहीं होते, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो अब पाई की वैल्यू अपन 22/7 लेके सोल्व करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में अभी तक सोल्व करते आ रहे हैं, मैं भी सोल्व करूंगा आगे। लेकिन जो पाई का जो 22/7 मान है ना, ये नियरली इक्वल है, मतलब लगभग बराबर है। एग्जैक्ट पाई का मान 22/7 नहीं होता, पाई का मान 22/7 एग्जैक्ट नहीं होता, ये इसके क्या है, लगभग बराबर है। ये जो लेयरदार लाइन है ना, इसको बोलते हैं लगभग बराबर या फिर नियरली इक्वल, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। इसके बाद वास्तविक संख्याएं, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती है, जो परिमेय थी और जो अपरिमेय, उन दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगी, वास्तविक संख्याएं बन जाएगी। तो वास्तविक संख्या को r से डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है, परिमेय और अपरिमेय का।
परिमेय संख्याओं को क्यू से डिनोट करते हैं, मैं वहां लिखाना भूल गया, लिख लेना तुम। अपरिमेय संख्याओं को टी से डिनोट करते हैं, ये भी लिखना भूल गया था, अभी लिख लेना। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को शामिल कर लोगे तो अपने कौन सी संख्या आ जाएगी, वास्तविक संख्याएं। और यही अपने चैप्टर का नाम है। अब वास्तविक संख्याओं को अलग अलग प्रकार से बहुत सारे भागों में बांटा गया है, जैसे सम और विषम। सम क्या होती है, जिसमें 2 का डिवीजन पूरा पूरा चला जाए, और विषम क्या होती है, जिसमें 2 का डिवाइड पूरा पूरा ना जाए। और उसके बाद होती है भाज्य संख्याएं होती है, रेखा भाज्य संख्याएं होती है। वो भाज्य और भाज्य एक बार देख लो, संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। पहले अभाज्य पढ़ लो, फिर पढ़ लेते हैं भाज्य। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं, क्योंकि ये अपने आगे काम आता है, इस चैप्टर में काम है। अभाज्य संख्याएं, पहले जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी, जिसमें स्वयं का और एक का भाग जाए, ऐसी संख्या क्या होगी, अभाज्य। जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी और तीसरी संख्या का भी भाग जाए, वो क्या हो जाएगी, भाज्य। लेकिन इस थोड़ी सी डेफिनेशन में एक और एडिशन ऐड कर रहे हैं। अभाज्य संख्या जिस संख्या के ठीक 2 गुणनखंड हो, क्या हो, 2 गुणनखंड हो, वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। जिस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या। अब गुणनखंड मतलब फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, उस संख्या में किसकी संख्या का भाग जा रहा है, वो उसके क्या हो जाते हैं, फैक्टर। ये यहां पर गुणनखंड। अब जैसे मैंने लिया 2 लिया, 2 में देखो एक तो 2 के फैक्टर किए तो एक तो 1 होता है और एक 2 होता है, तो 2 फैक्टर, सॉरी यहां देखते इसको, मैंने 1 लिया, 2 3 4 5 6 7 इतने से ले लेते इससे सर। 1 में किस किस का डिवाइड जाता है, तो 1 का ओनली। 2 के फैक्टर कौन कौन से, एक तो 1 है और एक 2 है, क्योंकि 2 में 1 का भी डिवाइड जाता है और 2 का भी। 3 क्या है, 3 में 1 का भी जाता है और 3 का भी जाता है। 4 में किस किस का जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है और 4 का जाता है। 5 में किस किस का जाता है, 1 का जाता है और 5 का। 6 में किस किस का जाता है, 1 का, 2 का, 3 का और 6 का। 7 में 1 और 7 का। अब इनमें देखो ठीक 2 गुणनखंड किस किस के हो रहे, तो इसके, एक इसके और इसके। तो अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई अपने, उदाहरण 2 3 5 7, और आगे करना चाहे तो 11 13 17 19 ऐसे आती जाएगी डॉट डॉट। ठीक है, भाज्य संख्याओं के उदाहरण क्या हो गए, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, 4 है, एक तो ये 4, एक 6, फिर एक 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ऐसे डॉट 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 आते जाएंगे। ठीक है, अब बच गया 1। तो ध्यान रखना, 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या। क्यों, तो देखो 1 के गुणनखंड कितने हो रहे, 1 ही हो रहा है। लेकिन अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, ठीक 2 गुणनखंड, मतलब 2 से कम भी नहीं होने चाहिए, ना 2 से ज्यादा होने चाहिए। अगर ठीक 2 गुणनखंड है तो वो अभाज्य, 2 से ज्यादा हो गए तो क्या हो गए, वो भाज्य। समझ में आया। इसके बाद अगर 2 से कम हुए तो वो किसी में नहीं आएगी, अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो 1 है ना, वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या। ये थोड़ा सा याद रख लेना। और अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी कौन सी है, 2। अब अपना थोड़ा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में अपने फर्स्ट थ्योरम है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। प्रमेय क्या कहती है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब क्या कह रही है समझो, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक भाज्य संख्या ली, क्या लेनी है, एक भाज्य संख्या। जैसे मैंने ले ली 10, 10 क्या है, एक भाज्य संख्या। अब इसके मैंने अगर फैक्टर करूं तो 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 5। अब 2 भी क्या है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या। तो देखो भाज्य संख्या को
अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखो ये भाज्य संख्या थी, ये दोनों क्या थी, अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। यहां तक समझ में आ गया। फिर क्या कह रहा है, यह गुणनखंडन मतलब ये जो गुणनखंड किया 2 और 5, अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम, क्रम मतलब इनका क्रम आगे पीछे कर लो या कैसे भी कर लो, आंसर 10 ही आना है। क्रम के बिना अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो अगर मैं 10 के फैक्टर करूंगा या गुणनखंडन करूंगा तो 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 ही आएगा, इसके अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं आ सकती। मतलब ये यूनिक है, बस इसका क्रम आगे पीछे हो सकता है, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रमेय समझ में आई। अगर एक और एग्जांपल लें, जैसे मैंने ले लिया अपने 18, 18 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 4 12 भारतीय 36, याद हो गया। जैसे एक और एग्जांपल लिया आपने 18, 18 को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 3 इंटू 3। हाँ, अब इसमें भी देखो ये 18 क्या है, भाज्य संख्या, 2 3 3 ये क्या है, अभाज्य संख्या। तो एक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख लिया, ठीक है। अब इसका क्रम आगे पीछे कर लो तो भी अपने कोई फर्क नहीं पड़ना है। कैसे भी लिख दो, आंसर हमेशा क्या आएगा, 18 ही आएगा। और अभाज्य संख्याएं केवल यही आएगी, इसके अलावा कोई दूसरी अभाज्य संख्या नहीं आ सकती 18 के गुणनखंड में। समझ में आई बात। चलो ये थी अपने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इस आधारभूत प्रमेय को सबसे पहले एक वैज्ञानिक गणितज्ञ था, उसका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ये जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है सबसे पहले इसने दी थी। इस गणितज्ञ का क्या नाम है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इसको एक टाइटल भी मिला हुआ है, मतलब वहां उस समय के लोग इसको गणितज्ञों का राजकुमार भी कहते थे, गणितज्ञों का राजकुमार। ये क्या है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है गणितज्ञों का राजकुमार। और इसी ने ही इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है HCF एंड LCM। HCF एंड LCM। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, पहले फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस समझते हैं। फैक्टर का मतलब कोई नंबर है, जैसे मान लो 6 है, इस 6 में किस किस संख्या का डिवाइड होता है, 6 में किस किस संख्या का भाग जाता है, वो क्या हो जाएंगे उसके फैक्टर। जैसे 6 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है और 6 का जाता है, ये सब क्या हो गए उसके फैक्टर। और अगर मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल का मतलब होता है कि 6 का भाग किस किस में जाता है। जैसे 6 का भाग 6 में जाता है, 12 में जाता है, 18 में जाता है, 24 30 36 डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है, तो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं मल्टीपल का मतलब वो उसका टेबल हो गई, लेकिन टेबल में आगे भी जाना पड़ेगा अपने को। एक क्वेश्चन से HCF और LCM को मतलब समझते हैं कि होता क्या है। पहले छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हो वैसे भी। जैसे मेरे को 6 एंड 15 का HCF एंड LCM फाइंड आउट करना, ठीक है, तो कैसे करेंगे वो समझो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो 6 के फैक्टर, अब 6 के फैक्टर कौन कौन से, मतलब 6 में किस किस संख्या का डिवाइड हो रहा है। तो 6 के फैक्टर है 1, 1 का डिवाइड जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है और 6 का जाता है, बस ये फैक्टर है। फिर आता है अपने 15, 15, 15 के फैक्टर कौन कौन से हैं। 15 में 1 का जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाता है और 15 का। फिर क्या निकालना है इनका कॉमन, तो कॉमन फैक्टर। अब इनमें कॉमन कौन कौन से हैं, देखो देखो 1 कॉमन है एंड 3 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, 2 यहाँ नहीं है, 6 यहाँ नहीं है। तो कॉमन कौन कौन सा है, एक तो 1 और एक 3।
अब इनमें से जो हाईएस्ट है, क्या, जो हाईएस्ट है, अब मेरे को 1 और 3 में से हाईएस्ट कौन सा है, 3, तो ये हो गया इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही अपन क्या बोलते हैं, HCF। ये कितना आ गया, 3। इस तरफ मैं इसका एलसीएम निकाल रहा हूं, तो सबसे पहले 6 के क्या निकालेंगे, मल्टीपल। एलसीएम में क्या था, मल्टीपल, तो 6 का मल्टीपल में 6 का भाग किस किस में जाता है, तो 6 में जाता है, 12 में, 18 में, 24, 30, 36, आगे और भी ऐसी बहुत सारी संख्याएं आती जाएगी। फिर आता है 15 के मल्टीपल, 15 में किस किस संख्या का भाग जाता है, 15 का जाता है, 30 का जाता है, 45 का जाता है, 60 का जाता है, 75 का जाता है, और डॉट 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 ऐसे। अब इनमें से कॉमन कौन से हैं, तो कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल क्या है, एक तो 30 है, देखो 30 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और इसके टेबल में आगे और लिखेंगे तो 60 आएगा, और इसमें भी है 60, और 90 आ जाएगा, और भी ऐसे और आते जाएंगे। इसमें से लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कॉमन फैक्टर मल्टीपल कौन सा है, तो सबसे छोटा मल्टीपल है 30, और ये क्या गया, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या हो गया, LCM। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 30, और एचसीएफ कितना आ गया, 3। तो ये था एक मेथड एचसीएफ और एलसीएम सॉल्व करने का। एग्जाम में अपने को इस मेथड से नहीं करना है, ये तुमको बस समझाने के लिए कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है इसलिए बताया। बाकी एग्जाम में अपना अगर एचसीएफ और एलसीएम का सवाल आएगा तो अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे, इसको मैं आगे समझाता हूँ। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने की अभाज्य गुणनखंड विधि सीखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में अपन क्या करेंगे, कोई भी अगर क्वेश्चन होगा तो उसके पहले फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। और एचसीएफ क्या लेंगे, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ संख्या की छोटी घात, इसमें क्या लेंगे, उभयनिष्ठ संख्या की छोटी घात। और एलसीएम में क्या लेंगे अपन, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात लेंगे, समझ में आया। एचसीएफ फाइंड करना है तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उनमें से उभयनिष्ठ निकालेंगे, फिर उसकी छोटी घात लेंगे, मतलब उभयनिष्ठ में भी सबसे छोटी घात किसकी आ रही है। एलसीएम में क्या लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। इसमें तो क्या लिख रहे थे, केवल कॉमन, इसमें तो क्या लिख रहे थे, केवल कॉमन उभयनिष्ठ वाली, तो इसमें क्या लिख रहे हैं, प्रत्येक मतलब सारे लिखने, और उनकी भी क्या लिखनी है, बड़ी घात लिखनी। जैसे अभी पिछले वाला क्वेश्चन किया था 6 और 15 का, एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इस मेथड से, तो पहले तो 6 के फैक्टर करो, 2 3 3 1, और 15 के करोगे, 15 में किसका डिवाइड जाता है, 3 का जाता है, कितनी बार, 5 बार, फिर 5 का एक बार, तो 6 के क्या हो गए, 2 इंटू 3, और 15 के हो गए 3 इंटू 5, और इनकी पावर कुछ नहीं है तो 1 1 पावर है, पावर यानी घात। अब पहले एचसीएफ निकालेंगे। अरे एचसीएफ क्या था, अभाज्य गुणनखंड कर लिया, अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ संख्या, अब इनमें से उभयनिष्ठ मतलब कॉमन कौन सा है, 3 दोनों जगह आ रहा थे, 3 ले लिया, की छोटी घात। अब देखो यहाँ पर घात कितनी है, 1, यहाँ पर भी घात कितनी है, 1, और 1 1 समान है, तो छोटी घात भी कितनी होगी, 1, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 3 की घात 1 अर्थात 3। फिर क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम। एलसीएम में क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, तो ये सारे अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो 2 लिख दो, 3 लिख दो। अब 3 यहाँ लिख दिया एक बार, वापस नहीं लिखना है, एक अभाज्य गुणनखंड को केवल एक बार ही लिखना है,
और ये यहाँ पर 5 और इन सब की बड़ी घात, तो सबकी घात एक एक है तो बड़ी घात भी क्या होगी एक एक एक। और इसको सोल्व किया 2 इंटू 3 6, 6 को 5 से किया 30, तो अपने एलसीएम कितना आ गया 30। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन ने इसका एलसीएम ज्ञात कर लिया। आगे सुनो देखो, अभी जो अपन ने एचसीएफ और एलसीएम निकाला था, मतलब 6 व 15 का एचसीएफ कितना आ गया था अपने 3 और एलसीएम कितना आ गया था 30। तो एक फॉर्मूला होता है HCF इंटू एलसीएम। अगर मैं HCF और एलसीएम को गुणा कर दूं और जो अपने ये दोनों संख्याएं दे रखी, मतलब जिनका HCF और एलसीएम फाइंड आउट करना है, और उन दोनों का गुणनफल कर लो, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो ये दोनों क्या होता है इक्वल होता है। याद रखना जब दो संख्या होगी तभी ये फॉर्मूला इक्वल आएगा, वरना ये फॉर्मूला अपने इक्वल नहीं आता है। तो इसको सोल्व करते हैं, जैसे HCF कितना गया 3, ये एक फॉर्मूला याद रखना है इसको। एलसीएम कितना आ गया 30, संख्याएं क्या है दोनों 6 और 15, दोनों का गुणनफल। 3 को 30 से किया 90 और 6 को 15 से किया वो भी 90 आएगा, तो दोनों क्या हो गए इक्वल, ये फॉर्मूला सही है। और ये फॉर्मूला केवल जब दो संख्याओं का HCF और एलसीएम होगा तभी लगेगा, वरना तीन संख्याओं के HCF और एलसीएम में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसको अपन अगले क्वेश्चन से करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, 6 से 72 और 120 का HCF व एलसीएम फाइंड आउट करना। ठीक है, तो पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 के 6 का में किसका भाग जाता है 2 का, कितनी बार 3 बार, 3 में 3 का 1 बार। फिर आता है अपने 72 72, 72 में किसका जाता है 2 का, कितनी बार 36 बार, 2 का 18 बार, 2 का 9 बार, 9 में 3 का 3 बार, फिर 3 का 3 में 1 बार। फिर अपने पास 120, 120 में किसका जाता है 2 का 60 बार, 2 का 30 बार, 2 का 15 बार, 3 का 5 बार, 5 का 1 बार। तो ये अपन ने क्या कर लिया इसके अभाज्य गुणनखंड। अब इसको लिख लो, 6 का क्या है 2 इंटू 3, पावर कितनी है सबकी 1 1 1। 72 72 के क्या क्या है गुणनखंड अपने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो पावर बताओ, देखो 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार है तो 2 की घात 3, और 3 इंटू 3 2 बार है तो 3 की घात कितनी हो जाएगी 2। फिर आता है अपने 120, 120 कितना आ रहा है 2 3 बार है और 3 1 बार है और 5 भी 1 बार है, तो 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। तो इसका HCF, अब HCF वही क्या देखना है उभयनिष्ठ संख्या की छोटी घात। उभयनिष्ठ संख्या देखो एक 2 यहाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लिख लिया 2। 3 यहाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लिख लिया 3। अब इनकी क्या देखनी छोटी घात। देखो यहाँ पर कितनी घात है 2 की घात 1, यहाँ पर 2 की घात 3, यहाँ पर 2 की घात 3, तो 1 3 3, छोटी घात कौन सी हुई 1 घात, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 की घात 1। अब 3 की घात देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 की घात 2, यहाँ पर 3 की घात 1, तो सबसे छोटी घात कौन सी हुई 3 की घात 1, तो ये 3 की घात 1। इसको सोल्व किया तो 2 तिया 6। फिर आता है अपने एलसीएम। एलसीएम में क्या लिखना प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, मतलब जितने भी अभाज्य गुणनखंड है लिख लो। 2 आ रहा है 2 लिख दिया, 3 आ रहा है 3 लिख दिया, 2 ये पहले लिख दिया, 3 भी लिख दिया, 2 3 लिख दिया, एक 5 और आ रहा है ये 5। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात। अब बड़ी घात क्या है, यहाँ पर देखो 2 की घात 1, यहाँ पर 2 की घात 3, यहाँ पर भी 2 की घात 3, तो बड़ी घात कितनी होगी 2 की घात 3। 3 की घात क्या है 1, 3 की घात 2, 3 की घात 1, तो 3 की घात बड़ी कौन सी है 2। 5 की तो घात एक बार ही आ रही थी ये एक बार। इसको सोल्व करेंगे 2 की घात 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई 3 की घात 2, 3 की घात 2 मतलब 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, फिर 5, और इसको सोल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 40, 40 4 नाम 9 36, तो कितना आ गया 360 इसका आंसर है। अब
अगर मैं वो पहले वाला सूत्र लगाऊं कि HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का मल्टीपल, तो वो इसमें नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर संख्या कितनी आ गई 3। और अगर मैं जबरदस्ती लगाना भी चाहूँ तो देखो HCF कितना आया अपने यहाँ 6, LCM कितना आया 360, तो 6 इंटू 360 बराबर वो संख्या ले लो 6, 72 और 120। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, 36, 3, 18, 21, तो कितना आ गया 2160। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2160 नहीं आएगा। तो देखो 72, 72 को 72 से मल्टीप्लाई कर दो, 4, 14, तो 48150, तो इक्वल है क्या? नहीं। तो अपने जो वो सूत्र है ना HCF इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल कब लागू होगा? जब यहाँ पर अपने को दो संख्याओं का HCF और एलसीएम फाइंड आउट करने की कहे तब, वरना ये फॉर्मूला अपने लागू नहीं होगा। तो इसको अपन रफ कर लेते हैं या काट देते हैं, यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया HCF और एलसीएम। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।